अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ शकूर फ्रॉम द लिम्स यूनिवर्सिटी। तो हमने मैकेनिक्स 2 का कोर्स स्टार्ट किया हुआ है। इसका कोर्स कोड है 102। तो सबसे पहले हम पिछले लेक्चर्स को रिवाइज कर लेते हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है। तो जो लेक्चर 3 में हमने पढ़ा था, सबसे पहले हम इसे रिवाइज कर लेते हैं। हम चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ है रोटेशनल डायनामिक्स का, और लास्ट लेक्चर में लेक्चर नंबर 3 में हमने पढ़ा था रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के बारे में और ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी के बारे में। फिर हमने टोटल काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट की थी किसी भी ऑब्जेक्ट की। जैसे हमने लास्ट टाइम व्हील की और बॉल की एग्जांपल ली थी, उसकी हमने सबसे पहले रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट की थी, और फिर उसके बाद हमने उसकी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट की थी। क्योंकि मैंने कहा था कि हम डेली लाइफ में जब मोस्टली एग्जांपल को डिस्कस करते हैं तो हमारे पास ये दोनों होती हैं, रोटेशनल भी और ट्रांसलेशनल भी। तो उसी को जब हमने टोटल एनर्जी फाइंड आउट की थी, इन दोनों का सम करके हमने टोटल एनर्जी फाइंड आउट कर ली थी। ये हमारी लास्ट लेक्चर की कैलकुलेशन थी। तो आज के लेक्चर की तरफ चलते हैं। आज जो हमारा लेक्चर है वो है टॉर्क के ऊपर। टॉर्क आपने लास्ट सेमेस्टर में भी पढ़ा हुआ है। हम उसे जनरली डिफाइन करते थे कि टॉर्क हमारे पास क्या है। बेसिकली ये एक टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स है। मतलब फोर्स की वजह से किसी भी चीज में जो टर्न पैदा होता है उसे हम कहते हैं, वो टॉर्क कहलाता है। अब यहाँ पर क्योंकि हम बात कर रहे हैं रोटेशनल डायनामिक्स की, तो यहाँ पर हमें इस टॉर्क को डिस्कस करना चाहिए इन टर्म्स ऑफ रोटेशन। तो जब भी हम रोटेशन की बात करते हैं, वहां पर हमारे पास क्या चीज आती है, एंगुलर एक्सेलरेशन आता है हमारे पास। तो हम इसको, जो हम टॉर्क को आज डिस्कस कर रहे हैं, इसे इन टर्म्स ऑफ रोटेशनल मोशन कैसे डिस्कस करेंगे, कि हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जब भी हम किसी चीज के ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे, किसी भी रिजिड बॉडी के ऊपर, और अगर वो रिजिड बॉडी उस फोर्स के जेरे असर वो एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है। अब यहाँ पर आपने ये बात माइंड में रखनी है कि यहाँ पर हमारे पास कौन सा एक्सेलरेशन है, ये एंगुलर एक्सेलरेशन है, लीनियर एक्सेलरेशन नहीं है। ये एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है। तो रिजिड बॉडी क्या करती है, रोटेट करना स्टार्ट कर देती है अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस। फिक्स्ड एक्सिस हमारे पास स्टार्ट से ही कंडीशन है हमारे पास कि जब कोई बॉडी रोटेट करती है तो उसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो फिक्स होना चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं कि कोई भी एक बॉडी है आपके पास, वो रोटेट कर रही है अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस, फोर्स हमने उसके ऊपर लगाई है, एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है, तो इसको हम टॉर्क कहेंगे। तो क्या डिफरेंस हुआ इस टॉर्क में और जो पहले हमने टॉर्क डिस्कस किया था उसमें? इसमें इंपॉर्टेंट फीचर है, ये वाला जो पॉइंट है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको माइंड में रखना है आपने। एन इम्पोर्टेंट फीचर मस्ट बी कीप इन माइंड। जो इम्पोर्टेंट फीचर है वो आपने माइंड में रखना है। और इम्पोर्टेंट फीचर हमारे पास क्या है यहाँ पर, कि ये जो हमारे पास रोटेशनल मोशन है जिसे हम डिस्कस कर रहे हैं, वी मस्ट कीप इन माइंड द एंगुलर एक्सेलरेशन डिपेंड्स, किस पर डिपेंड करेगा, फोर्स अप्लाइड ऑन अ रिजिड बॉडी वेयर द फोर्स अप्लाइड ऑन अ रिजिड बॉडी। मतलब यहाँ पर जिस हम टॉर्क की बात कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ रोटेशनल मोशन, तो ये जो हमारे पास टॉर्क होगा ये डिपेंड करेगा फोर्स की लोकेशन के ऊपर, के हम फोर्स को कहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपके पास ये वाला जो फीचर है ये डिफरेंस शो कर रहा है दोनों टॉर्क के दरमियान। पीछे हमने ये बात डिस्कस नहीं की थी कि जो टॉर्क है, लास्ट सेमेस्टर में हमने ये डिस्कस नहीं किया था कि जो टॉर्क है वो लोकेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। लेकिन अब हम डिस्कस कर रहे हैं कि जिस पॉइंट के ऊपर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं ये उसके ऊपर डिपेंड करेगा, लोकेशन के ऊपर डिपेंड करेगा। दिस फीचर इज नॉट प्रेजेंट इन दी ट्रांसलेशनल मोशन। ये जो फीचर है ये ट्रांसलेशनल मोशन में प्रेजेंट नहीं है। यही फीचर डिफरेंशिएट करता है एंगुलर एक्सेलरेशन को लीनियर एक्सेलरेशन से। इन जनरल हम क्या कहेंगे कि यहाँ पर हम जो फोर्स अप्लाई करेंगे रिजिड बॉडी के ऊपर उसे डिफरेंट लोकेशन पर अप्लाई करके देखेंगे कि उसका इफेक्ट क्या होता है, वहां से एंगुलर एक्सेलरेशन कैसे प्रोड्यूस होता है। अब जो हमने पीछे देखा कि हम लोकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर डिस्कस करेंगे, तो रोटेशनल मोशन में हम टॉर्क को कैसे डिफाइन करेंगे। ये जो पॉइंट है ये आपके पास टॉर्क की डेफिनेशन है इन टर्म्स ऑफ रोटेशनल मोशन।
द क्वांटिटी इन द रोटेशनल डायनामिक्स। रोटेशनल डायनामिक्स में आपके पास वो वैल्यू जो फोर्स का मैग्नीट्यूड आपको बताए और उसकी डायरेक्शन आपको बताए और उसके साथ साथ तीसरा पॉइंट लोकेशन आपको बताए, तो उसे हम कहेंगे वो टॉर्क है। मतलब अगर आप रोटेशनल डायनामिक्स में किसी भी ऑब्जेक्ट को रोटेट करवा रहे हैं तो आपको वहां पर फोर्स का मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए, कितना आपने अप्लाई किया है, फोर्स की डायरेक्शन पता होनी चाहिए और ये भी पता होना चाहिए कि आपने फोर्स को किस जगह पर अप्लाई किया है, लोकेशन उसकी पता होनी चाहिए। तो आप कहेंगे कि ये जो है हमारे पास जो वैल्यू आ रही है ये हमारे पास टॉर्क की वैल्यू है। ये जो वर्ड टॉर्क है ये बेसिकली हमारे पास लातिन वर्ड है। इसका मतलब है हमारे पास लातिन वर्ड जो हमारे पास टॉर्क है, इसका मतलब है हमारे पास ट्विस्ट, मतलब किसी भी चीज का ट्विस्ट कर जाना, इसे हम कहते हैं टॉर्क। टॉर्क भी हमारे पास एक वेक्टर वैल्यू है, जैसे हमने लास्ट में भी डिस्कस किया है इसे। रोटेशनल क्वांटिटी दैट डिस्क्राइब द मास, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके पास क्योंकि हमने इसे नेक्स्ट में भी डिस्कस करना है इस वाली टर्म को, रोटेशनल इनर्शिया को। ये जो बेसिकली हमारे पास रोटेशनल इनर्शिया है ये मैंने यहाँ पर इसकी डेफिनेशन लिखी है क्योंकि हमने नेक्स्ट जो एग्जांपल्स लेनी है, इसकी एप्लीकेशंस लेनी है टॉर्क की, उस सब में ये रोटेशनल इनर्शिया यूज हुआ है, तो इसलिए आपको ये डेफिनेशन आनी चाहिए। रोटेशनल क्वांटिटी दैट डिस्क्राइब द मास ऑफ अ बॉडी, ऐसी रोटेशनल वैल्यू जो आपको बॉडी का मास बताए और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन बताए रिलेटिव टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन के लिहाज से उस मास की डिस्ट्रीब्यूशन बताए, तो इसको हम कहते हैं रोटेशनल इनर्शिया। फॉर एग्जांपल लेट अस कंसीडर दैट वी हैव अ साइकिल व्हील। अब ये जो साइकिल व्हील है इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन हमारे पास ये है। अब ये जो इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, मैं यहाँ पर एक पॉइंट ले लेती हूँ, इसको ओरिजिन का नाम दे देते हैं, ये ओरिजिन है। अब इस फिक्स्ड एक्सिस से ये जो रोटेशनल इनर्शिया है ये आपको बता रहा है कि बॉल का मास इस तरफ कितना डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, इस तरफ इसकी कितनी डिस्ट्रीब्यूशन हुई है। रिलेटिव टू दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन बॉल का जो मास होगा उसे हम कहेंगे रोटेशनल इनर्शिया। और सिंपल इनर्शिया मैंने आपको बताया हुआ है। सिंपल इनर्शिया क्या होता है, हमारे पास बॉडी की वो एबिलिटी जो उसे अपनी ओरिजिनल हालत में रखने पर मजबूर करती है, उसे हम कहते हैं इनर्शिया, जिसे हमने लास्ट कैलकुलेशन में भी देखा था कि जो इनर्शिया का फार्मूला होता है हमारे पास वो I = mr² के इक्वल होता है। तो यहाँ पर जो बॉडी का जो मास है विद रिस्पेक्ट टू एक्सिस, मास की जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसे हम कहेंगे रोटेशनल इनर्शिया। इसी रोटेशनल इनर्शिया को सम बुक्स में नाम दिया हुआ है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मतलब ये जो रोटेशनल इनर्शिया है इसका दूसरा नाम जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, आप इसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कह सकते हैं। अब ये जो हमने अब तक डिस्कस किया है टॉर्क को, तो इसकी एग्जांपल हम लेते हैं हिंज्ड डोर। अब हिंज्ड डोर क्या होता है हमारे पास, जो आपने जैसे अगर किसी बैंक में एंटर हो तो वहां पर जो दरवाजा एंट्रेंस पर जो डोर लगा होता है उसे आप हिंज डोर कहते हैं। आपकी यूनिवर्सिटी में क्लासेस में जो दरवाजा लगा हुआ है उसे आप हिंज डोर कहेंगे। हिंज डोर कौन सा डोर होता है, ऐसा डोर होता है जिसका एक पॉइंट जो है वो फिक्स होता है। यहाँ पर हमारे पास एक पॉइंट फिक्स है और इसको हम इस लाइन को जिस पॉइंट पर ये फिक्स होती है इसे हम कहते हैं हिंज्ड लाइन। HL मैंने इसे लिख दिया है। ये हमारे पास फिक्स पॉइंट होता है, इसी फिक्स पॉइंट के इर्द गिर्द ये जो डोर होता है ये टॉर्क शो करता है, टर्निंग इफेक्ट शो करता है। ये जो फिक्स लाइन है ये डिस्टर्ब नहीं होती, बल्कि जो डोर होता है वो मूव करता है टू एंड फ्रो। तो ये वाला जो फिक्स्ड एक्सिस है हमारे पास, फिक्स्ड लाइन है, इसे हम कहते हैं हिंज्ड लाइन और इस डोर को हम कहते हैं हिंज्ड डोर। अब लेट्स सपोज ये हमारे पास एक डोर है, हमने पीछे बात की थी कि इसकी लोकेशन मतलब जो फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं वो लोकेशन के ऊपर भी डिपेंड करेगी। अब उसको हम कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं, लेट अस कंसीडर कि मैंने फोर्स अप्लाई कर दी है इस तरफ, इस हिंज्ड लाइन के ऊपर मैं फोर्स अप्लाई कर रही हूँ दरवाजे को खोलने के लिए, तो क्या ये दरवाजा खुलेगा? ये कभी भी नहीं खुलेगा क्योंकि ये हमारे पास फिक्स्ड लाइन है।
अब फिक्स्ड लाइन के ऊपर, हिंज्ड लाइन के ऊपर आप जितनी मर्जी फोर्स अप्लाई कर दें, इसमें कभी भी एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा। अब मैं क्या करती हूँ, मैं अप्लाई करती हूँ फोर्स को इस पॉइंट के ऊपर, मतलब दरवाजे के सेंटर पर अप्लाई करती हूँ मैं फोर्स को। तो जब मैं यहाँ पर इस सेंटर पर फोर्स को अप्लाई करूंगी, तब अगेन ये दरवाजा जो होगा, ये दरवाजा खुलेगा, लेकिन थोड़ा सा खुलेगा क्योंकि हम सेंटर पर अप्लाई कर रहे हैं फोर्स को। तो जो एंगुलर एक्सेलरेशन होगा वो कम पैदा होगा। कब एंगुलर एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा, जब आप इस पॉइंट पर फोर्स लगाएंगे, तब आपके पास एंगुलर एक्सेलरेशन जो होगा वो मैक्सिमम हो जाएगा। अब आप क्या करें, अब आप इस तरफ फोर्स लगाएं, मतलब हमने डायरेक्शन जो फोर्स की है वो चेंज कर दी है, हम इस तरफ फोर्स लगा रहे हैं दरवाजे को ओपन करने के लिए, तब भी दरवाजा कभी भी ओपन नहीं होगा, इसमें कभी भी एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा। तो हमने देखा कि हम डिफरेंट लोकेशंस पर जब फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो डिफरेंट एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। अगर हम किसी पॉइंट पर हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन बिल्कुल भी प्रोड्यूस नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम बात करते हैं टॉर्क की इन टर्म्स ऑफ रोटेशनल मोशन, तो एंगुलर एक्सेलरेशन डिपेंड करेगा फोर्स की लोकेशन के ऊपर, उसकी डायरेक्शन के ऊपर कि आप कहां पर अप्लाई कर रहे हैं। ये जो हमारे पास यहाँ पर अगर मैं कंसीडर करूं कि फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो ये जो हमारे पास होगी ये लाइन ऑफ एक्शन हो जाएगी। लाइन ऑफ एक्शन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, ये वाला जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा आपका, इसको हम बोलते हैं मूवमेंट आर्म, और इसे हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैथमेटिकली हम इस टॉर्क को कैसे डिफाइन करेंगे, टॉर्क हमारे पास होता है आर क्रॉस एफ के इक्वल। यहाँ पर मैंने टॉर्क को कैपिटल टी लिखा है, बेसिकली हमारे पास टॉर्क का साइन ये वाला होता है और ये एक वेक्टर वैल्यू होती है। आर मोमेंट आर्म है, यहाँ पर एफ फोर्स है, मोमेंट आर्म भी हमारे पास वेक्टर वैल्यू है, जो मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो जब आप इस क्रॉस प्रोडक्ट को खत्म करेंगे, तो आपने क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज में पढ़ा हुआ है कि हमारे पास साइन थीटा का एंगल आता है, तो हमने यहाँ पर साइन थीटा का एंगल यूज किया और ये मैग्नीट्यूड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब ये जो इक्वेशन है आपके पास, ये आपको बताएगी कि टॉर्क कब मैक्सिमम होता है, कब मिनिमम होता है। क्योंकि यहाँ पर साइन थीटा है, तो आपको इसी पॉइंट ऑफ व्यू से पता चल जाएगा कि टॉर्क कब मैक्सिमम है और कब मिनिमम है। तो टॉर्क जो होता है वो मैक्सिमम होता है, कब मैक्सिमम होता है, जब एंगल जो है वो 90 डिग्री हो इस मोमेंट आर्म और फोर्स के दरमियान में। तो जब 90 डिग्री होगा, तो आपको पता है कि साइन 90 डिग्री आपको 1 वैल्यू देता है, तो आपकी डेफिनेटली टॉर्क मैक्सिमम हो जाएगी। और इसी तरीके से जब आप थीटा को 0 पुट करेंगे, तो साइन 0 आपको 0 वैल्यू देता है और टॉर्क आपको मिनिमम मिलेगा। ये जो 2 पॉइंट्स हैं आपके, ये एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको आपने माइंड में रखना है। तो चलिए हम अपनी नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पर हमने एग्जांपल्स देख ली, हमने देख लिया टॉर्क कब मैक्सिमम होता है और कब मिनिमम होता है। तो अब हम देखते हैं कि जो टॉर्क है वो कब पॉजिटिव होगा और कब जो है वो टॉर्क नेगेटिव होगा। अगर आप बात कर रहे हैं काउंटर क्लॉकवाइज टॉर्क की, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है वो रोटेट कर रहा है काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो जो टॉर्क होगा वो पॉजिटिव होगा। क्या रीजन है इसकी, कि जब हम काउंटर क्लॉकवाइज मूव करते हैं, एंगल इंक्रीज करना शुरू कर देता है। कैसे इंक्रीज करना शुरू करेगा, ये देखें, यहाँ से हम एंटी क्लॉकवाइज हमेशा एंगल को लेते हैं, ये 0 आ गया आपके पास, ये 90 आ गया आपके पास, और ये आ जाएगा आपके पास 180 डिग्री। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि जैसे जैसे हम एंगल को 0 से एंटी क्लॉकवाइज मूव करवा रहे हैं, एंगल आपके पास जो थीटा है वो ज्यादा होता जा रहा है। तो जैसे जैसे एंगल ज्यादा हो रहा है, आप काउंटर क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं, तो टॉर्क को आप पॉजिटिव सेंस में ले सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है कि जो टॉर्क है उसको हम नेगेटिव लेंगे। कब नेगेटिव लेंगे, जब आप क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं, मतलब यही जो आपके पास केस है इसी का उलट कर दें। उलट कैसे होगा कि अब आप मूव कर रहे हैं इस तरफ, अब आप मूव करेंगे 180 से लेके 0 की तरफ, मतलब इस पॉइंट से यहाँ पर। तो जब आप 180 से, मतलब इसे मैं लिख देती हूँ, ये है हमारे पास पाई, पाई से आप 0 की तरफ आ रहे हैं, तो एंगल डेफिनेटली डिक्रीज हो रहा है। तो जब एंगल जो है आपके पास डिक्रीज होगा, तो इस सेंस को आप ले सकते हैं नेगेटिव, जो क्लॉकवाइज टॉर्क है उसको आप नेगेटिव कंसीडर कर सकते हैं।
रीजन आगे मेंशन है बिकॉज एंगल इज गोइंग टू डिक्रीज। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं आर्बिट्रेरी शेप्ड ऑब्जेक्ट की, जो हमने लेक्चर्स लिए हैं उनमें भी हमने एक एग्जांपल ली थी आर्बिट्रेरी शेप्ड ऑब्जेक्ट की। सेम हम वैसे ही एग्जांपल लेंगे। उसके ऊपर हम पॉइंट कंसीडर करते हैं P। उस ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई भी एक पॉइंट ले लेंगे जिसे हम नाम दे देंगे P का। उस पॉइंट के ऊपर अप्लाई करेंगे फोर्स और फिर हम देखेंगे उसमें एंगुलर एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में जनरेट हो रहा है, और उसी के अकॉर्डिंग जहां पर हमने फोर्स अप्लाई की होगी उसे हम डिवाइड कर देंगे दो कंपोनेंट्स में। कौन कौन से कंपोनेंट्स होंगे हमारे पास? रेडियल कंपोनेंट्स होंगे और टेंजेंशियल कंपोनेंट होगा फोर्स का। लेकिन हम क्या करेंगे, रेडियल कंपोनेंट को कंसीडर नहीं करेंगे। क्यों कंसीडर नहीं करेंगे, इसकी रीजन भी मैं अभी आपको बताती हूँ। और सिर्फ हम टेंजेंशियल कंपोनेंट को कंसीडर करेंगे। आगे हमारे पास जितने भी एप्लीकेशंस आएंगे टॉर्क को लेते हुए उसमें हम रेडियल कंपोनेंट को नहीं लेंगे, सिर्फ हम टेंजेंशियल कंपोनेंट को यूज करते हुए अपनी कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे। तो टेंजेंशियल कंपोनेंट हम क्यों लेंगे, रेडियल कंपोनेंट क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि जो रेडियल कंपोनेंट है ये हमें एंगल देता है थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री का। तो साइन 0 हमने देख लिया 0 होता है, इसलिए हम रेडियल कंपोनेंट कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि ये हमें मिनिमम टॉर्क प्रोवाइड करेगा, 0 टॉर्क प्रोवाइड करेगा। टेंजेंशियल कंपोनेंट हमें प्रोवाइड करेगा एंगल 90 डिग्री का। तो ये जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है इसका मतलब है ये हमें मैक्सिमम टॉर्क प्रोवाइड कर रहा है, तो इसीलिए हम टेंजेंशियल कंपोनेंट को कंसीडर करेंगे। अब ये जो हमने एग्जांपल कंसीडर की है इसको मैं आपको समझाती हूँ। सबसे पहले ये मैंने एक्स एक्सिस ले लिया और ये मैंने वाई एक्सिस ले लिया। अब यहाँ पर हमने लेनी थी कोई भी आर्बिट्रेरी शेप्ड ऑब्जेक्ट। ये मैंने आर्बिट्रेरी शेप्ड ऑब्जेक्ट ले लिया है। इसके ऊपर मैं कंसीडर कर रही हूँ कि मेरे पास कोई भी पॉइंट है। ये मैंने पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट को नाम दे देती हूँ P का। अब इस पॉइंट के ऊपर मैंने लगाई है फोर्स, ये मैंने लगा दी फोर्स। अब मैं कहती हूँ कि फोर्स की जो डायरेक्शन है वो इस तरफ है। ये मैंने फोर्स की डायरेक्शन बना दी। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये काउंटर क्लॉकवाइज मूव करना शुरू कर देगा। जब ये काउंटर क्लॉकवाइज मूव करना शुरू करेगा तो आपको पता है टॉर्क हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। अब इसके बाद हमारे पास क्या होगा कि हमने कहा था कि टॉर्क को, ये जो फोर्स हम लगा रहे हैं इसे हम डिवाइड करेंगे दो कंपोनेंट्स में। सबसे पहले इस पॉइंट का हम रेडियस फाइंड आउट कर लेते हैं। अपने ओरिजिन से जो इसका रेडियस है वो है r। ये मैंने r यहाँ पर मेंशन कर दिया। r बेसिकली इसके रेडियल कंपोनेंट को भी शो करेगा जो हम अभी देखते हैं। अब यहाँ से ये जो फोर्स है इसे डिवाइड कर दें आप दो कंपोनेंट में, मतलब इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ करें इस डायरेक्शन में, इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ करें इस डायरेक्शन में, तो आपको दो कंपोनेंट्स मिल जाएंगे। इसको मैं दोबारा फोर्स के जो कंपोनेंट्स है इसको मैं दोबारा यहाँ पर बनाती हूँ। ये था आपके पास पॉइंट P, ये था आपके पास पॉइंट P जिसके ऊपर हमने डायरेक्शन फोर्स लगाई थी, फोर्स लगाई हमने इस डायरेक्शन में। ये फोर्स हो गई आपके पास। अब यहाँ पर जो इसका ये वाला कंपोनेंट होगा फोर्स का, ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया नीचे, और ये वाला जो कंपोनेंट है ये है एफ आर, रेडियल कंपोनेंट। क्यों रेडियल है? क्योंकि अलोंग दी रेडियस की डायरेक्शन में है ये रेडियल कंपोनेंट। और ये वाला जो कंपोनेंट होगा जो हमने ये वाला बनाया है ये क्योंकि अलोंग दी टेंजेंट है, इस पॉइंट पर टेंजेंट की तरह यहाँ पर डायरेक्शन हमें शो हो रही है, तो ये हमारे पास टेंजेंट है। ये हमने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करके फाइंड आउट किया है। तो ये हमारे पास आ गया टेंजेंशियल कंपोनेंट। इसका मैं नाम दे देती हूँ एफ टी का। तो ये टेंजेंशियल कंपोनेंट आ गया। अब यहाँ पर देखें कि ये जो रेडियल कंपोनेंट है ये इस रेडियस के साथ 0 का एंगल बना रहा है क्योंकि दोनों पैरेलल हैं एक दूसरे के। ये जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है ये इस रेडियस के साथ एंगल 90 डिग्री का बना रहा है। ये हमारे पास एफ टी है और ये हमारे पास आर है, तो ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो इसका मतलब है टेंजेंशियल कंपोनेंट हमें मैक्सिमम वैल्यू प्रोवाइड करेगा टॉर्क की, इसलिए हम ये कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या कहा कि we will consider only the tangential component, not taking account the radial component because radial component provide us the angle 0। अब ये हमने सारी बातें देख ली, यहाँ पर डायग्राम से हमने समझ लिया। अब हम बात करते हैं कि टॉर्क जो है अगर वो वेक्टर वैल्यू है तो इसकी डायरेक्शन को भी फाइंड आउट करना चाहिए हमें।
तो इसकी डायरेक्शन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? राइट हैंड रूल से इसकी डायरेक्शन को फाइंड आउट करेंगे। जो इरेक्टेड थंब होगा वो हमें शो करेगा डायरेक्शन किसकी? टॉर्क की। कैसे? जब हमने इसकी एग्जांपल ली थी कि जो ऑब्जेक्ट है ये रोटेट कर रहा है काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो जो अपने राइट हैंड की फिंगर्स हैं उन्हें कर्ल करें इस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में ये रोटेट कर रहा है इस डायरेक्शन में इसे कर्ल करें। तो डेफिनेटली जो आपका थंब होगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। आप करके देखिएगा, जो थंब होगा वो अपवर्ड शो हो रहा होगा, तो इसका मतलब है जो टॉर्क की डायरेक्शन है इस केस में वो अपवर्ड है। तो यहाँ पर आपको राइट हैंड रूल भी मैंने आपको समझा दिया, हमने टॉर्क की डायरेक्शन को कैसे फाइंड आउट करना है वो भी आपको पता चल गया। हमने फोर्स के दो कंपोनेंट्स देखे, जिसमें हमने कहा कि हम सिर्फ टेंजेंशियल कंपोनेंट को आगे लेकर चलेंगे, रेडियल कंपोनेंट को हम नहीं लेंगे। रीजन भी मैंने मेंशन कर दी, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी आपको बता दिए। तो अगर आज के लेक्चर में कोई भी पॉइंट आपको समझ ना आया हो तो काइंडली मुझसे लाजमी डिस्कस कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।